करते हैं पढ़ाई मैटर के बारे में। क्या होता है मैटर, आज जानेंगे हम लोग। मैटर ऐसे तो हर एक वो सारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो तुम देखते हो आपस में अपने चारों ओर, चाहे वाटरमेलन ले लो, कोकोनट ले लो, या जिराफ ले लो, या काऊ ले लो, या चाहे तो बॉल ले लो, या पेन ले लो, या लैपटॉप ले लो, या फ्लावर ले लो, या एयर, कुछ भी, एनीथिंग जो भी हम देखते हैं हमारे चारों ओर, वो क्या है, मैटर है। कैसे पता चला कि इसको मैटर कह सकते हैं? कुछ लोगों ने मिलके, मतलब कुछ लोगों ने, ऐसे साइंटिस्ट लोग, रिसर्चर लोगों ने मिलके ये तय किया कि जितने भी चीज़ होगा जिसमें कि मास होगा कुछ, और वो कोई स्पेस छेक रहा होगा, ठीक है, ऑक्यूपाई करना, छेकना, तो उसको हम मैटर कह देंगे। ठीक है, तो चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ ऑलरेडी, बॉडी, पेन, एयर, फ्लावर। चलो एक एग्जांपल दिमाग में आता है तो मैं लिख देता हूँ सेंट। सेंट या स्मेल जिसको कहते हैं, हाँ? तो देखते हैं कि इसमें से किसके पास मास है, कि कौन स्पेस ले रहा है। चलो पहला एग्जांपल ले लेते हैं फ्लावर का। फ्लावर, फ्लावर के पास मास या स्मेल दोनों में से कुछ है? सॉरी, मास या स्पेस दोनों में से कुछ है? तो हाँ है भाई। ये देखो, कुछ ना कुछ स्पेस ले रहा है, और इसमें अगर फ्लावर को तोड़ के अगर तराजू पे तौल दें हम, तो हमें पता चलेगा कि हाँ, कुछ ना कुछ स्पेस और मास दोनों है। ठीक है, उसी तरह एयर को चलो देखते हैं कैसे पता चलेगा एयर में मास है कि नहीं है। एयर को मास के लिए तुम ये वाला एग्जांपल जो 7th क्लास में पढ़े होगे, एक बलून ले लो, बलून में एयर को फिल करो, और फिर उस बलून को बांध के उसके बाद उस तराजू पे रखो। ठीक है, ये तराजू थोड़ा नीचे जाएगा क्योंकि इसमें कुछ मास है। तो बिकॉज ऑफ मास we can conclude that it has it can be put into the matter, but how does it have the space? क्या इसके पास स्पेस है? हाँ भाई, स्पेस है, तभी तो ये बलून के कुछ खास एरिया में देखो आ गया, है ना, वो कुछ स्पेस तो ले रहा है, तो ये क्या हो गया, मैटर हो गया। पेन, यस एज सच, इसमें भी मास है, इसको भी तौल सकते हो ना तुम, कुछ वजन होगा। फिर ये भी कुछ स्पेस ले रहा है, स्पेस मतलब कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, ऐसा तो है नहीं कि इसको हटा दें, मतलब ये है ही नहीं, या मतलब इसको कहीं रख दें ऐसे ही तो ये रह जाएगा। तो कुछ ना कुछ स्पेस ले रहा है। लाइक बॉडी, बॉडी को भी एज सच कहीं इनविजिबल तो नहीं रख सकते, इनको भी, इसको भी रखना पड़ता है ना। और इसमें भी मास है, मतलब किसी आदमी का वजन कितना हो सकता है, मान लो 70 केजी हो सकता है, या 25 केजी हो सकता है। ठीक है, और ये किसके वजह से आता है, मास की वजह से। और ये भी कुछ स्पेस रखता है, जैसे मान लो एक बेड पे एक आदमी सोया हुआ है, तो दूसरा आदमी उसी बेड पे नहीं आ पाएगा अगर छोटा बेड है तो। ठीक है, तो ये कुछ स्पेस अपने आप में ऑक्यूपाई कर रहा होता है। लाइक वाइज बॉडी, पेन, एयर, फ्लावर। अब तुम एक कंपास बॉक्स ले लो, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स उसमें बोलते हो, उसमें पेन रखते हो, कितना पेन रख सकते हो, दो चार पेन रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, फिर वो स्पेस फुल हो जाता है। तो मतलब हर एक चीज़ जो भी स्पेस छेक रहा है वो क्या हो रहा है, वो एक मैटर को डिफाइन कर रहा है कि मैं भी एक मैटर हूँ। अब चलो बात करते हैं स्मेल का। स्मेल क्या मैटर है क्या? स्मेल ये एडजेक्टिव है एज सच। गुड स्मेल, बैड स्मेल बोलते हैं ना, तो स्मेल, स्मेल लाइक सूंघना, स्मेल अच्छा अच्छा महक रहा है या ख़राब महक रहा है, हम बोलते हैं। ठीक है, तो स्मेल का कोई मास हो सकता है क्या? नहीं। उसी तरह लव, इसका कोई मास हो सकता है क्या? नहीं। सेंट, सेंट अगर लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं हम, जो आम बोलचाल के भाषा में बोलते हैं, तो उसका मास होगा, लेकिन सेंट का एक्चुअल मतलब जो होता है वो स्मेल से ही रिलेटेड होता है। तो अगर स्मेल वर्ड के वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं, मान लो इसको, या एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं, तो इसमें कोई मास नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, जब तक कि कोई भी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, कुछ भी जिसके पास मास हो और स्पेस हो, तभी तक वो मैटर हो सकता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि टीयर, टीयर क्या है, आंसू, क्या क्या ये मैटर है क्या? हाँ है, बिकॉज टीयर भी किससे बना होता है, लिक्विड से।
और इसको भी तुम कहीं इकट्ठा कर सकते हो, बर्तन में कर सकते हो, और वो टेल भी क्या होगा, कुछ स्पेस ले रहा होगा, है ना। तो ये जिसमें कि मास हो और स्पेस छेक रहा हो, वो दोनों क्या हो जाएगा भाई, ये दोनों प्रॉपर्टी की वजह से वो क्या हो जाएगा, वो मैटर कहलाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें समझ में आई। ओके, तो चलो आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग मैटर का डेफिनेशन देखेंगे, क्या होता है मैटर। तो भैया मैटर होता है, मैटर होता है एनीथिंग दैट हैज स्पेस एंड मास। ठीक है, उसको कहेंगे हम लोग मैटर। ठीक, अब हम ये कैसे डिफाइन करेंगे कि मैटर कितने तरह के मैटर हैं, कैसे बन रहा है। ठीक है, तो ये आज हम लोग आगे पढ़ेंगे, लाइक कितने प्रकार के मैटर होते हैं, टाइप्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो अभी तक मैं तो ऐसे 4-5 स्टेट, मतलब टाइप्स नहीं, इसको ऐसे स्टेट बोल सकते हैं, स्टेट ऑफ मैटर, कि मैटर किस किस फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, कहने का वो मतलब है कि मैटर किस किस फॉर्म में रह सकते हैं। तो ऐसे सॉलिड फॉर्म में रह सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में रह सकते हैं, गैस फॉर्म में रह सकते हैं। साइंटिस्ट ने और भी प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात किया है। हाँ, बोस आइंस्टीन, वो खैर वो तो बोस और आइंस्टीन ने इसका खोज किया था मिलके, और इसके बारे में थ्योरी दी थी। तो खैर हमें ये तो नहीं पढ़ना है, हम देखेंगे सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। ओके, तो चलो आते हैं पहला स्टेट, सॉलिड पे। सॉलिड, इस फॉर्म के बारे में जब हम चर्चा कर रहे होंगे तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि सॉलिड स्टेट में क्या होता है। मैटर का सॉलिड स्टेट, पहले ये चीज़ समझो मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि मैटर जो है बहुत सारे स्टेट में प्रेजेंट हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं पृथ्वी पे या ब्रह्मांड में। तो उसमें से एक ऐसा स्टेट है जो कि है सॉलिड। सॉलिड स्टेट क्या होता है, सॉलिड स्टेट मान लो एक ऐसा स्टेट है जिसमें कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जिस मॉलिक्यूल से वो बना होता है, पहले ये भी समझना होगा तुम्हें कि मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम क्या होता है। अगर ये क्लियर है तो फिर ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ मॉलिक्यूल और एटम क्या होता है। कि हर एक पदार्थ जो है, जितने भी मतलब हर एक मैटर जो है, वो बना किस चीज़ से होता है। मैटर्स आर मेड अप ऑफ, बता दो सही बोल रहे हो, मेड अप ऑफ एटम। ये तो सब लोग जानते हैं कि सब कुछ एटम से बनता है भाई। लेकिन हाँ, एटम जो है वो फ्रीली सस्टेन नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंटली जिसको बोलते हो ना, वो इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट नहीं हो सकता इन्वायरमेंट में। ठीक है, इन्वायरमेंट या सराउंडिंग जो भी बोल दो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो फिर क्या पॉसिबल है, हाँ मॉलिक्यूल्स पॉसिबल है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स अगर दो या दो से ज़्यादा एटम, ठीक है, एटम एटम आपस में इंटरेक्ट करे तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या होता है एटम एटम इंटरेक्शन। ऐसे समझो कि कोई भी मान लो ऑब्जेक्ट है, इसको हमने तोड़ना शुरू किया। ठीक है, बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। ठीक है, मान लो इतना सा टुकड़ा मिला, फिर इसको और तोड़ना शुरू किया, इतना सा मिला, और तोड़ना शुरू किया, इतना सा मिला, और तोड़ना शुरू किया, इतना छोटा सा मिला। मतलब एक ऐसा टाइम आ जाएगा ना कि जिसके बाद अ, वो इनविजिबल टाइप का हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि हम उसे देख भी ना सके। ठीक है, तो उस स्टेट में जिसमें कि उसका सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3-4 चीज़ बचे रहे उसके पास। ठीक है, उस स्टेट में जहाँ की लोगों ने डिफाइन किया था मैटर को कभी कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर, द प्योरेस्ट पार्ट ऑफ
purest form or the smallest part of the matter from which it can not be cut further or it can not be divided further इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, तो उसको एटम कह देंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है मैटर का। लेकिन खैर इसको हम आगे और स्टडी करेंगे जब हायर क्लासेस में जाएंगे। अभी हम इतना समझने का कोशिश करते हैं कि जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसके कि एडिशन से फर्दर पूरा मैटर बन जाता है, ठीक है, तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, एटॉम। ठीक है, एटॉम का ऐसे ए मतलब ना नॉट होता है और टॉम मतलब क्या होता है, कट। तो जो कि फर्दर कट ना किया जा सके इसको क्या कहते हैं, एटॉम। ठीक है, तो अगर बहुत सारे ऐसे चीज़ जो कि कट ना किया जा सके, समझ रहे हो, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट हो उसको एक साथ अगर जोड़ दे, इकट्ठा कर दे, तो वो एक मैटर बना देता है। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लो अगर तुम बालू ले लो, सैंड, समझते हो ना, सैंड का एक छोटा सा टुकड़ा ले लो और बहुत सारे सैंड को जोड़ते जाओ। एक दिन क्या होगा, तुम्हारे पास बहुत सारे सैंड हो जाएंगे और उस सैंड से क्या बना सकते हो, घर बना सकते हो, ईटा पत्थर जोड़ के सब उसमें है, सीमेंट लगा के। तो ये सारा चीज़ क्या होता है भाई, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये मैंने यहाँ पे एटम एक सैंड का कण को बोला, और बाकी अगर उससे तुमने एक घर बना लिया तो वो एक मैटर है। अगर तुमने एक पत्थर बना लिया, एक खिलौना बना लिया, तो वो एक मैटर है। तो ये चीज़ समझ में आ गया ना तुम्हें कि मैटर क्या होता है भाई और एटम क्या होता है। दो एटम मिलके क्या बना सकते हैं, दो एटम अगर हैं तो वो बना सकते हैं मॉलिक्यूल। समझ गए, दो एटम मिलके क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल। ज़रूरी नहीं कि दो ही एटम हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो तीन एटम भी हो सकते हैं। डायटॉमिक, अगर दो एटम से मिलके बनते हो तो लोग उसे डायटॉमिक बोलते हैं, तीन एटम से बनते ट्रायटॉमिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। आगे हम समझने का कोशिश करेंगे कि इसका क्या फ़ायदा। जैसे मैं बोलता हूँ कि एक आइस क्यूब ले लेते हैं, ठीक है, ये क्या है, आइस का क्यूब है, ठीक। अब इसको अगर हम तोड़ दें छोटे छोटे पार्ट में, ठीक है, अभी भी ये सॉलिड है, मान लो पिघल नहीं रहा, टेम्परेचर हमने 0 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है, पिघल नहीं रहा है, ठीक है, तो वो सारे आइस सॉलिड फॉर्म में ही रहेंगे। लेकिन अगर इसको फर्दर छोटा करते जाए एक ऐसा स्टेट पे पहुंचा दें जिससे कि वो फर्दर टूटे ही ना, तो उस स्टेट पे उस पार्ट को हम लोग बोलेंगे एटम। ठीक है, अब वो पार्ट फिर से अगर जुड़ना शुरू हो जाए, दो मिल जाए, तो क्या बना लेगा, आइस। ठीक है, समझ रहे हो। तो पहले जब दो एटम मिले, दो चार एटम और मिले तो मॉलिक्यूल हो जाएंगे। फिर मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच कुछ इंटरेक्शन होता है, ठीक है, वो सारे इंटरेक्शंस करने पे वो फिर से आइस क्यूब बनाते हैं। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूल को। और हमने यहाँ तक समझा कि एटम जो है वो बनाता है मिलकर मॉलिक्यूल को, और मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करते हैं और वो बनाते हैं मैटर को। ठीक है, अब ये जो मैटर बना इसके पास प्रॉपर्टी है कौन कौन सा, एक इसके पास मास है, दूसरा इसके पास, हाँ सही बोल रहे हो, इसके पास क्या है, स्पेस। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया मैटर क्या होता है, कैसे बनता है, इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। तो हम ये चीज़ जब समझ जाएं कि बहुत सारे एटम एक साथ मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करके मैटर बनाते हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मैटर अलग अलग तरह के हो सकते हैं, हाँ या नहीं। अगर मान लो दो मॉलिक्यूल आपस में बहुत क्लोज रहेंगे, समझ रहे हो, और कहीं कहीं पे मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे, ठीक है, तो इन दोनों में अंतर होगा ना, इनके स्टेट और इनके स्टेट में। ये देखो सॉलिड, सब सॉलिड हो जाएगा,
और ये हल्का लिक्विड जैसा रहेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल आपस में दूर दूर हैं तो उनको उनमें ना कॉम्पैक्सिटी, क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्टनेस, वो थोड़ा कम रहेगा। और जहाँ पे एकदम पास पास रहेंगे वो कॉम्पैक्ट रहेंगे। इसको ऐसे समझ लो कि अगर एक थैला में तुम मान लो 5 kg का आटा ले जा सकते हो उसमें। अब उसमें तुमने सिर्फ ½ kg आटा डाला है, ठीक, तो वो थैला बहुत पूरा खाली खाली जैसा फील होगा तुमको। इधर से उधर वो ट्रेवल हो सकता है आटा, कहीं पे भी, इधर करोगे इधर आ जाएगा, उधर करोगे इधर चला जाएगा। लेकिन उसी थैला में अगर कॉम्पैक्ट कर दोगे, 5 kg आटा को फुल कर दोगे, तो वो कितना भी हिल ले आओगे इधर उधर नहीं हिल पाएगा, ठीक है। तो उसी तरह कॉम्पैक्टनेस उसको कहते हैं। अगर उसी तरह जब मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसमें कॉम्पैक्टनेस बढ़ जाता है, ठीक है। लाइक दैट जब हम मॉलिक्यूल लेवल पे सोचते हैं तो मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन की वजह से, अगर ज़्यादा इंटरेक्शंस हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे, कम इंटरेक्शंस हैं तो लिक्विड फॉर्म में, उससे भी कम इंटरेक्शन है तो एक यहाँ है एक यहाँ है, उससे भी कम इंटरेक्शन है तो वो गैस फॉर्म में हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैटर का जो स्टेट है वो 3 टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, मैंने भी बताया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस, समझ गए। और ये भी समझ लो कि मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में फिर उनमें ना एक तरह की एनर्जी होती है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और ये एनर्जी जो होते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और ये एनर्जी जो होता है ना, बाहर के हीट या कोई भी दूसरे एनर्जी की वजह से आता है, समझ गए। तो ये हीट के वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी, नाम से ही पता चलता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब ही होता है कि ऐसा एनर्जी जिसके वजह से उसमें मूवमेंट आए। मैं बता रहा हूँ, काइनेटिक का मतलब ही मूवमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। कहीं पे भी देखना जहाँ काइनेटिक टर्म हो तो उसको तुम मोमेंट से जोड़ सकते हो कि उसमें मूवमेंट आ रहा है, काइनेसिस हो रहा है, तो मूवमेंट शो हो रहा है, समझ रहे हो। तो जहाँ पे भी ये इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल तो हो गया, दूसरा पार्ट में हम आ रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी हो मॉलिक्यूल्स में, वो भी मैटर के स्टेट को डिफाइन करता है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे पता चलेगा भाई, किस में क्या है कितना है। काइनेटिक एनर्जी जो सॉलिड में होता है, सॉलिड, सॉलिड किस चीज़, सॉलिड क्या है, सॉलिड एक स्टेट ऑफ मैटर है। स्टेट मतलब मैटर इस फॉर्म में प्रेजेंट रह सकता है, ठीक है। अब इस स्टेट ऑफ मैटर में जो मॉलिक्यूल मिलकर इंटरेक्ट कर कर इस स्टेट को बनाया है, उस मॉलिक्यूल में एक एनर्जी है, कौन सा, काइनेटिक एनर्जी। कौन सा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब ये काइनेटिक एनर्जी जो सॉलिड में होता है वो ज़्यादा होगा या कम होगा, मतलब उसमें मूवमेंट ज़्यादा होगा या कम होगा। उसमें मूवमेंट बहुत कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा मूवमेंट, ज़्यादा वाइब्रेट करते रहेगा तो उसका स्टेट डिफॉर्म हो जाएगा। तुम सोचो ना, अगर तुम एक पॉलीथीन में आटा ले गए और आटा बार 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 ऐसे मूवमेंट कर रहा है तो हो सकता है वो पॉलीथीन फट जाए, मतलब उसका स्टेट बिगड़ जाए। लाइक वाइज जब कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है उसके वो जिस मॉलिक्यूल से बना है वो मॉलिक्यूल ही बिगड़ जाए, टूट जाए, मतलब सॉरी, मतलब मॉलिक्यूल का स्टेट, मतलब वो वाइब्रेट करते रहे बहुत एनर्जी के साथ, तो सॉलिड का जो स्टेट है वो भी टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो सॉलिड स्टेट वैनिश कर जाएगा। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई, सही बोल दिया, मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी हो जाता है कम, ठीक है। उसी तरह लिक्विड स्टेट में क्या होगा, लिक्विड स्टेट में इससे थोड़ा ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि उसमें देख रहे हो तुम, लिक्विड फ्लो कर रहा है, विस्कोसिटी है, वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है। तो अगर कम काइनेटिक एनर्जी में कि मूव ना करे तो वो तो सॉलिड ही स्टेट में रहता। ऐसे तुम एक डायग्राम से समझ लो, देखो मैं बता देता हूँ। मान लो ये एक स्क्वायर है, ये एक क्यूब है, ठीक है, और ये मान लो इस तरह से बना हुआ है।
तो ये हर जगह कहीं ना कहीं एटम से बना होगा, ठीक है। अब ये मान लो एटम आपस में मूवमेंट करते रहते, ऊपर नीचे दाएं बाएं हैं हमेशा, तो ये स्टेट डिफॉर्म होके कुछ ऐसा हो सकता था, ठीक। लेकिन ये मूवमेंट नहीं करता ज़्यादा, ये एक ही पोजीशन पे अपना मेंटेन रहता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, अगर एक ही पोजीशन पे मेंटेन रहते तो इसके पास मूवमेंट क्या हो रहा है, कम। मूवमेंट कम हो रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है, कम। मूवमेंट कम हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम है, तो ये कौन सा स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। इससे क्या हुआ, ये सॉलिड स्टेट कहने का मतलब कॉम्पैक्ट स्टेट, एक ऐसा स्टेट जिसमें कि वो उसी फॉर्म में मेंटेन रहता है ज़्यादा देर तक। हाँ, वो फ्लो नहीं कर सकता, वो मान लो फैल नहीं सकता इधर उधर कहीं पे, कॉम्पैक्टनेस बनाए रखता है। लेकिन लिक्विड स्टेट का क्या है कि ये थोड़ा सा मूवमेंट करता है। तो इसको जैसे मान लो किसी इस अगर तुम किसी सॉलिड को एक बर्तन में डालते हो, जैसे मान लो इसको एक ग्लास में डालते हो, तो इसका शेप चेंज हो जाता है क्या, नहीं। लेकिन हाँ, लिक्विड को किसी बर्तन में डालोगे तो जैसा लिक्विड है वैसा बन जाएगा, मतलब जैसा बर्तन है वैसा वो लिक्विड का शेप हो जाएगा, समझ रहे हो। मान लो एक कॉनिकल फ्लास्क में डाल देता तो ऐसा हो जाता, कुछ ऐसा सा फ्लास्क में डाल दो ऐसा शेप हो जाएगा, हाँ। एक कटोरी में डाल दो ऐसा हो जाएगा। तो लिक्विड जो है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते रहता है, अपने पोजीशन को चेंज करते रहता है, मतलब कि इसमें मूवमेंट ज़्यादा है, क्या है, मूवमेंट ज़्यादा है। अगर मूवमेंट ज़्यादा है तो इसका मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो इससे क्या पता चलता है, बोलो, कि ये अपना शेप चेंज कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये कॉम्पैक्ट है, इसका शेप चेंज नहीं होता था सॉलिड का, तो ये शेप चेंज हो सकता है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं लिक्विड के लिए, ठीक है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, मूवमेंट ज़्यादा होगा, तो इस स्टेट क्या कहेंगे, लिक्विड स्टेट में है, हाँ, ठीक है। ये फ्लो भी करता है, और हम पढ़ेंगे कि इसमें डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन क्या होता है मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले गैस स्टेट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या होता है गैस स्टेट, चलो आओ देखते हैं। गैस स्टेट में क्या होता है, मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन मैंने बताया था बहुत हल्का होता है। और ये हल्का कैसे होगा, अगर दो मॉलिक्यूल है, मान लो ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल, आपस में मान लो ये दोनों इंटरेक्ट जो कर रहे हैं, इसका इंटरेक्शंस जो है वो कमज़ोर है। मैं जहाँ जहाँ पे इंटरेक्शंस बोल रहा हूँ उसका मतलब यही है कि उसमें आपस में कोई अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको मैं कभी ग्रेविटेशनल फोर्स में थोड़ा बहुत पढ़ाया था, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है उनके बीच, समझ रहे हो। यहाँ पर जो है ना न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं हम लोग, यहाँ एटॉमिक फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स या मोलिकुलर फोर्स कुछ बोल सकते हो तुम, एटॉमिक फोर्स बोल लो तो ज़्यादा अच्छा है। न्यूक्लियर फोर्स या फिर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या है, उसके बेसिस पे हमें पता चल रहा है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, किसमें, गैस फॉर्म में, ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूल्स में क्या हो, इंटरेक्शंस कम हो, इंटरेक्शंस कम हो तो क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं वो गैस फॉर्म में होगा, ठीक है, गैसियस फॉर्म में होगा। और क्या होगा, तुम सोचो, अगर इंटरेक्शंस कम होगा, आपस में इंटरेक्शंस कम है, तो दूर भागने की क्षमता, इधर उधर भागने की क्षमता, अगर बांध के नहीं रख रहे हैं तो बहुत दूर ऐसे ऐसे भाग जाएगा तेज़ी से, ठीक है।